इस वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि हम जानेंगे ऑर्डर 8 रूल 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में ऑर्डर 8 रूल 10 पर दिए गए निर्णय को भी जानेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऑर्डर 8 जो है वो रिलेटेड होता है रिटन स्टेटमेंट से, जिसे लिखित कथन और बयान तहरीरी से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि लिखित कथन क्या होता है, उसका मतलब क्या है। लिखित कथन का मतलब होता है कि जब वादी द्वारा कोई मुकदमा या वाद कोर्ट में फाइल किया जाता है तब प्रतिवादी जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है उसे नोटिस भेजी जाती है ताकि प्रतिवादी नोटिस में मेंशन तारीख पर न्यायालय के समक्ष तथा वाद में उपस्थित हो सके और अपना बचाव लिखित कथन के रूप में दाखिल कर सके। तो आदेश 8 और नियम 10 के अनुसार यदि कोई पार्टी जिसे लिखित कथन दर्ज करने की आवश्यकता है वह अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करता है तो अदालत उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी या आदेश जारी करेगी और एक डिक्री को ऐसे फैसले की घोषणा पर तैयार किया जा सकता है। तो क्या अदालत यानी कोर्ट हर मामले में ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत फैसला सुना सकती है और क्या अदालत इसके तहत फैसला नहीं सुना सकती है? तो कब नहीं सुना सकती है, कब सुना सकती है? इन सभी का जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के दिए गए निर्णय में दिया है, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। केस का टाइटल है आसमा लतीफ़ एंड अनदर्स वर्सेस शब्बीर अहमद वर्सेस अदर्स। इसे डिसाइड किया गया है 12 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या इंटरप्रिटेशन किया ऑर्डर 8 रूल 10 पे। तो इन सारी बातों को हम इसमें समझते हैं और जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। इस केस के फैक्ट्स यहाँ हैं कि अपीलांट यानी अपीलकर्ताओं को उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के द्वारा एक संपत्ति यानी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अचल संपत्ति से रिलेटेड मामला था, गिफ्ट में मिली थी जो अपीलकर्ताओं के पोजीशन में थी और उनके इस पोजीशन में प्रतिवादी गण इंटरफेयर कर रहे थे क्योंकि पारिवारिक मैटर था। तो अपीलांट ने उनके विरुद्ध परमानेंट इंजंक्शन का सूट ट्रायल कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें 2 प्रतिवादी गण द्वारा लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया, केवल एक प्रतिवादी की तरफ से ही लिखित कथन दाखिल हुआ। इस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 2 प्रतिवादी गण के विरुद्ध ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत फैसला सुनाते हुए एक डिक्री पारित की गई। और एक फैक्ट ये भी है कि एक प्रतिवादी द्वारा दौरान मुकदमा उक्त संपत्ति को सेल आउट भी किया गया किसी अन्य व्यक्ति को। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए जजमेंट के रिलेवेंट पोर्शन को ही डिस्कस किया है। हालांकि आप लोग जजमेंट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। अपीलकर्ताओं ने उक्त डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने हेतु एक एग्जीक्यूशन केस फाइल किया, जिसमें रिस्पोंडेंट्स यानी परचेजर्स के द्वारा सेक्शन 47 के तहत ऑब्जेक्शन फाइल किया गया और उसमें यह कहा कि उक्त डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने 2008 में रिस्पोंडेंट की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को डिसमिस कर दिया गया। तब अपीलकर्ताओं द्वारा रिवीजन फाइल किया गया इस डिसमिसल के खिलाफ रिविजनल कोर्ट में, और रिविजनल कोर्ट ने अपने आदेश के तहत रिस्पोंडेंट द्वारा दायर ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया गया और रिविजनल कोर्ट ने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डायरेक्ट किया कि रिस्पोंडेंट द्वारा दाखिल ऑब्जेक्शन को नॉन मेंटेनेबल मानते हुए एग्जीक्यूशन की कार्रवाई डिक्री के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। रिस्पोंडेंट्स द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन में रिविजनल ऑर्डर को चैलेंज किया गया, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश में रिविजनल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और पार्टीज को अप्रोप्रिएट फोरम के समक्ष मुकदमे की संपत्ति के संबंध में अपने अधिकारों के लिए जाने को कहा। इसलिए उच्च न्यायालय के उक्त फैसले और आदेश के खिलाफ टॉप कोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की गई थी। इस केस के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ने के विकल्प के बावजूद अदालत के पास अभी भी फैसला न सुनाने और उस मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देने का विकल्प है जिसे वह उचित समझती है। आदेश 8 नियम 10 में हालांकि 1976 के अमेंडमेंट द्वारा वर्ब जो क्रिया यूज़ की गई है में पहले था,
उसको सब्स्टिट्यूट करके शैल से सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो इसे एक मैंडेटरी प्रोविज़न बनाता है, यानी अनिवार्य प्रावधान बनाता है, लेकिन हर केस पर यह अप्लाई नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 के बारे में कहा। न्यायालय ने ऑर्डर 8 रूल 10 के दायरे की जांच करने के लिए रेफर किया बरलाच तनेजा केस का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन यानी लिखित बयान WS दाखिल करने में विफलता पर किसी अदालत को केवल प्लेंट के आधार पर ऑर्डर 8 रूल 10 CPC को लागू करते हुए एक मैकेनिकल निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में किसी दिए गए केस में प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में चूक करता है और पहला विकल्प ही अपनाया जाने वाला एकमात्र रास्ता है, तो यह वादी को अदालत की संतुष्टि के लिए अपने मामले को साबित करने के दायित्व से पूरी तरह मुक्त होने के समान होगा, यानी वो अपने केस को प्रूव ही नहीं करेगा। प्लेंटिफ वादी आमतौर पर अपने पक्ष में निर्णय का हकदार होने के लिए वादी को साक्ष्य जोड़कर अपने मामले को साबित करना आवश्यक होता है, यानी जो प्लेंटिफ होता है वो अपने केस को प्रूव करे, क्योंकि वो कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑर्डर 8 रूल 10 वास्तव में आदेश यानी ऑर्डर 8 रूल 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और तब यह क्लियर होता है कि ट्रायल कोर्ट को यह डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो प्लेंट में जो तथ्य लिखे गए, जो एवरमेंट दिए गए हैं, बनाए गए हैं, उसे स्वीकृत मान सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। यही स्थिति एविडेंस एक्ट के सेक्शन 58 के साथ भी है। तो न्यायालय ने यह कहा, अब न्यायालय ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसी केस में एक याचिका और एक रिट याचिका में क्या अंतर है, वो समान नहीं होती है। जहां ना केवल यानी रिट याचिका में जहां ना केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना है, बल्कि प्रस्तुत तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य भी संलग्न करना है, जिसके बाद हलफनामा एफिडेविट के आदान प्रदान पर ऐसी याचिका दायर की जाती है और इस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि विरोधाभासी असंगत आदेशों की ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जो पावर दिया गया है वो उसको सावधानी से, कॉन्शियसली और परिस्थितियों के आधार पर, जो जिस तरह की परिस्थिति हो केस में, अलग अलग केस होते हैं, के साथ लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी जब कई प्रतिवादियों में से, और यह भी कहा कि केवल तभी जब कई प्रतिवादियों में से कोई भी अपना लिखित बयान दर्ज नहीं करता है और वादी की ओर से साक्ष्य लेने पर यदि आवश्यक समझा जाए, डिस्क्रिशन बताया पूरी तरीके से, तो पूरे केस का निर्णय किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, जहां कई प्रतिवादियों में से एक ने लिखित बयान दाखिल किया था और बाकी दो ने नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन हुआ इस केस में वो ये था कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था कि डिसमिस कर दिया गया था, जो इजरा की कार्रवाई को रोक दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और रीजनल कोर्ट ने उसे सेट असाइड कर रिवर्स कर दिया था, और हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही माना, अपहेल्ड किया और इस अपील को डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसे ही आगे भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।